वह बैक सीट पर बैठी थी। ज़ाविया की नज़रें बार-बार उसकी तरफ पलट रही थीं, वही आंखें जिनका वह आसिर पहली नज़र में हुआ था। अम्मी, आप जाइए अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रिहाना बेगम और जविश को बुटीक के सामने उतारता वह पार्किंग एरिया की तरफ गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, काफ़ी टाइम बाद आई हैं आप। बुटीक ओनर निहायत अदब से गोया हुई। रिहाना बेगम अपनी और आयशा की सारी शॉपिंग उसी बुटीक से करती हैं, जिसकी वजह से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। आंटी, मैं वॉशरूम से आती हूँ, जोई कहती हुई वॉशरूम की साइड गई। लाइबा यार, कितना मेकअप करोगी? उसे डराने का इरादा है क्या? डरे तो तब ना जब नजरें उठाकर देख ले। पिछले 2 साल से मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वह ज़ावियार सुल्तान है। मजाल है एक बार भी वो देख ले या कोई बात कर ले, उसे तो मालूम भी नहीं कि मैं उसे किस कदर पसंद करती हूँ। वह अफसुर्दगी के साथ अपने साथ खड़ी लड़की को कह रही थी, इस बात से अनजान कि कोई भी उनकी बातें सुन रहा है। जबिश वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद हाथ धोने लगी और धोते हुए नजरें लाइबा पर गई, जिसने ग्रे वाइट पैंट कोट के ऊपर हाई पोनी की हुई थी। एक भरपूर निगाह उस पर डाले वह बाहर गई। हेलो मैम, कैसी हैं आप? लाइबा खुशी से रिहाना बेगम से मिली और अब उसकी नज़रें कहीं और थीं। ज़विश ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ ज़ावियर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सर, आपको ब्राइडल लहंगा किसके लिए चाहिए? उसने भरपूर मुस्कुराहट और खुशदिली से पूछा। मेरी वाइफ के लिए। लाइबा के पूछने पर ज़ावियर ने ज़विश की तरफ इशारा किया। सुनने और ज़विश को देखने के बाद लाइबा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। ज़विश बिना कुछ बोले लाइबा के चेहरे के तासुरात देखने लगी। किसी को मिल गई मंजिल घर से निकलते ही, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। किसी को तलब मार गई हमारी, कोई हमें पाकर भी खुश न रहा। अम्मी वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। रिहाना बेगम को दरवाजे पे खड़े देखकर जावियार बोला। रिहाना बेगम बेड पर आ बैठी। जावियार उनकी गोद में सर रखे लेट गया। खुश तो रखोगे ना उसे? बहुत ज्यादा। रिहाना बेगम के पूछने पर जावियार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, मुझे इतना तो नहीं पता उसके बारे में, लेकिन जितना मैंने जाना है वह बहुत मासूम है। उसके साथ जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी और उसे इन सब से निकलने में अभी वक्त लगेगा। वह तुम्हें इतनी जल्दी कबूल नहीं करेगी। उसके करीबी लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा है। तुम प्लीज उसे वक्त देना और खुश रखना। अम्मी, आप टेंशन न लें, मैं उसे इतनी खुशियां दूंगा कि वह सारे गम भूल जाएगी और मैं उसे अपना भरोसा दूंगा। रेहाना बेगम ने खुशी से अपने बेटे को बोसा दिया और चली गईं। पीले सूट के साथ डार्क ग्रे दुपट्टे के साथ वह हल्की सी ज्वेलरी और मेकअप किए साथ सुल्तान मिशन के हॉल में बैठी थी। लड़कियां उसे मेहंदी लगा रही थीं। आज मेहंदी थी और रिहाना बेगम के इसरार पर मेहंदी इकट्ठी उन्हीं के घर में हो रही थी। खानदान की तमाम औरतें आई हुई थीं और मर्दों के नाम पर सुल्तान मिशन के लोग थे। मेहंदी में डांस और तमाम रस्में की गई थीं। रात ज्यादा होने की वजह से सभी औरतें आज सुल्तान मेंशन में रात रुकने वाली थीं। ज़विश, तुम आज रात ज़ावियार के रूम में सो जाओ। वह अभी बाहर है, आएगा तो आज रात बुराक के रूम में सो जाएगा और बाकी सब घर के दूसरे कमरों में सो चुकी हैं। रेहाना बेगम के कहने पर ज़विश रूम में आ गई और काफ़ी थकने की वजह से वह मेकअप धोकर सो चुकी थी। बुराक नींद न आने की वजह से छत पर आया और सामने दीवार के साथ पीठ मोड़े खड़ा माहिनूर को देखा। खुदकुशी हराम है मैडम, बुराक शरारत से बोला। अपने पीछे बुराक की आवाज़ सुनकर वह पीछे मुड़ी। और तुम्हें किसने कहा मैं यहाँ खुदकुशी करने आई हूँ? हाँ, तो इतनी रात को छत पर क्या अपने दोस्तों से मिलने आई हो? मेरे कौन सी दोस्तें हैं? माहिनूर ने सवालिया नजरों से देखा। वही लंबे बालों और उल्टे पांव वाली, बुराक कहते हुए हंसने लगा और माहिनूर के गुस्से से भरा चेहरा और घूरियां देखकर चुप हो गया। वैसे क्या करने आई थी तुम छत पर? अब की बार वह हंसी छिपाए सीरियस अंदाज में गोया हुआ। वह नींद नहीं आ रही थी और रूम में तंग हो रही थी, तो यहाँ आ गई ठंडी हवा खाने। हाँ, तुम्हें देखकर लगता भी यही है कि सिर्फ हवा ही खाती हो। तो क्या तुम्हारी तरह मोटी हो जाऊं? वह चिढ़ते हुए बोली। हो? मैं तुम्हें मोटा कहाँ से लगता हूँ? इसे स्मार्टनेस कहते हैं। बुराक ने गर्दन ऊंची करते हुए फखरिया उसे बताया। इसे स्मार्टनेस नहीं, सांड कहते हैं। वह बुराक को देखते हुए मजाक उड़ाते हंसने लगी। बुराक उसे पहली बार इस तरह हंसता देख रहा था। बुराक को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर खामोश हो गई। मेरी बहन खुश तो रहेगी ना? थोड़ी खामोशी के बाद महनूर ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? वह उसको देखते उसी से सवाल पूछने लगा। पता नहीं, वह आसमान को देखते हुए कहने लगी। मेरी बहन पहले से किसी और को पसंद करती है और पता नहीं ज़ाफ़ियार भाई उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। पता नहीं उसे खुश रखेंगे या नहीं। वह पहले ही अपनी मोहब्बत के हाथों डसी हुई है। तुम फिक्र नहीं करो, ज़ावियार उसे बहुत खुश रखेगा। वह उन आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता जिन आंखों ने पहली नज़र में उसे कैद किया हो। वह उसे देखते हुए बताने लगा। पहली नज़र में कैद? वह सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ ज़ावियार हाँ, ज़ावियार को भाभी की आंखें पहली नज़र में पसंद आई थी। बुराक ने उसे मार
किट वाली कहानी सुनाई। हाँ, और तुम्हारी बहन को इतना प्यारा और ख्याल रखने वाला देवर प्लस भाई मिलेगा तो वह कैसे खुश नहीं होंगी। वह अपना कॉलर ठीक करते शान से बोला, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, साइड हटो, मैंने सोने जाना है। कहते हुए माहिनूर वहां से चली गई। बुराक भी थोड़ी देर वहां रुकने के बाद अपने रूम में चला गया। ज़ावियर कीज से दरवाज़ा खोले अंदर आया और बेड पर किसी वजूद को देखकर उसकी तरफ बढ़ा और फिर बिना पलक झपकाए वह उसे देखने लगा। पीले सूट में वह उसके नाम की मेहंदी लगाए सोए हुए इंतहाई मासूम लग रही थी। ज़ावियर तकिया उठाए सोफे पर सोने आ गया। सुबह जविश की आंख खुली, वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। सामने सोफे पर तकिया और चादर देखकर वह ठटकी। यहाँ कौन सोया था? वह अपनी सोचों में मगन थी कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सामने से ज़ावियर को देखकर वह चौंकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? यह मेरा रूम है। लेकिन आंटी ने कहा था कि तुम बुरा के रूम में सो जाओगे और मैंने तो रूम लॉक किया था, तुम अंदर कैसे आए? यार मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे रूम में सोई हो। और बुराक के रूम में मुस्तफ़ा सो चुका था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गया। और दूसरा यह कि मेरे पास इस रूम की कीज़ है, अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो? वह परेशानी से पूछने लगी। तो क्या हुआ? कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। जावियार को परेशानी की वजह समझ आ चुकी थी, लेकिन सविश को तंग करने लगा। हाँ, लेकिन अभी रुखसती तो नहीं हुई ना? वह गुस्सा जब्त किए उसे याद करवाते हुए बोली। तो कुछ नहीं। वह पैर पटकते दरवाजे को हल्का सा खोले बाहर झाँकने लगी और बाहर किसी को न पाकर वह जल्दी से बाहर निकल गई। ज़ावियार अपनी मनकूहा की इस बहादुरी पर हंसने लगा। मॉम, आपको पता है ना मैं ज़ावियार से कितनी मोहब्बत करती हूँ, और आपने शुरू से कहा था कि वह सिर्फ मेरा है, तो वह किसी और से कैसे शादी कर सकता है? ज़विश गुजर रही थी कि उसे एक कमरे से सवेरा और सफीना बेगम की आवाज़ आई। उसने इर्द-गिर्द देखा, फ्लोर खाली था, न जाने क्या सोचे वह वहीं खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। बेटा, जिस लड़की को रिहाना अपनी बहू बनाकर लाई है ना, मुझे लगता है उसकी ज़बरदस्ती की शादी है। देखा नहीं था कल मेहंदी पर कैसे खामोश मुंह लटका कर बैठी थी, और ऐसा है तो खुद ही कुछ दिनों में तलाक ले लेगी, और मुझे तो लगता है अपने शौहर की इज्जत भी नहीं करेगी। और रिहाना भी यह बात जानती है कि तुमसे ज़्यादा ज़ावियार की पसंद और नापसंद का ख्याल कोई नहीं रख सकता। कुछ दिन रुको। ज़ावियार और उस ज़ावियार और इस घर की इकलौती मालकिन मेरी बेटी होगी। जविश से अब और वहाँ रुका न गया, और वह वहाँ से नीचे की तरफ चल दी। वह जब से घर आई थी उसके ज़हन में सवेरा और सफ़ीना बेगम की बातें चल रही थी। क्या सोच रही हो? ज़बिश को गहरी सोच में बैठा देखकर हूर ने पूछा, और वहीं उसी के पास बालकनी के झूले में बैठ गई। सोच रही थी कि ज़िंदगी हमें कैसे-कैसे मोड़ पर ले आती है, कि जिसके बारे में हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़ोई, ज़िंदगी आपको हर रंग दिखाती है, खुशियाँ, गम, सुकून, बेचैनी, मोहब्बत, नफ़रत, और इन सब चीज़ों के ज़रिए हमें आज़माती है। अगर हमारी ज़िंदगी में गम ना हो तो हम कभी खुशियों की कीमत नहीं समझ पाते। अगर नफ़रत और धोखा ना होता तो हम कभी मोहब्बत की कदर ना कर सकते। अगर दुःख ना होता तो हम इंसान कभी अल्लाह को याद ही नहीं करते। इंसान इतना खुदगर्ज़ होता है कि जब जब उरूज पर होता है तो खुदा तक को भूल जाता है, और ठोकर लगने के बाद सबसे पहले अल्लाह को याद करता है। और वह इतना गफूर रहीम है कि हमारी सारी गलतियां माफ़ भी कर देता है। तुम बताओ क्या करोगी? एक ऐसे शख्स के लिए रोगी जिसने बुरे वक्त में पीठ दिखा दी और तुम्हारे किरदार पर शक किया, या फिर ऐसे मर्द के साथ रहना पसंद करोगी जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा हाथ थामा और तुम्हारे किरदार को शक के कटहरे से निकाला? हूर उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर, मुझे नहीं पता मैं ज़ाविया के साथ खुश रह पाऊँगी या नहीं, दोबारा किसी पर भरोसा कर सकूँगी या नहीं। लेकिन मेरा दिल मुतमईन है कि उसे मेरे खुदा ने मेरे लिए चुना है, तो वो बेहतर होगा, और मैं बस इसी यकीन के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल उसे कबूल कर सकता है या नहीं। अल्लाह ने उसे तुम्हारे साथ एक पाक रिश्ते में बांधा है, और बेशक दिलों में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह है। जविश बिना कुछ बोले चांद को देखे हूर की बातें सुन रही थी। बारात का दिन था। वह सफ़ेद शेरवानी पहने नीली आंखों में इंतजार लिए स्टेज पर बैठा था। वह मैरून शादी का लहंगा पहने, सर पर हम रंग हिजाब किए, नफासत से की मेकअप पर मैचिंग ज्वेलरी पहने मैरिज मैरिज लॉन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। भारी काम वाला दुपट्टा एक कंधे पर गिरकर दूसरे बाजू के हाथ से लिपटा हुआ था। जावियार की नजरें अपने शरीर के हयात पर गईं, और वह वहीं साकित खड़ा उसे देखने लगा। वह आसमान से उतरी परी की तरह उसकी तरफ चलते हुए आ रही थी। जावियार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और स्टेज की तरफ चल दिए। जविश को बिठाने के बाद जावियार वहीं उसके साथ बैठ गया। तुम्हें पानी चाहिए? जावियार ने जविश को देखते हुए सवाल किया। नहीं। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? एक और सवाल किया। हाँ। जविश ने बिना जावियार को देखे जवाब दिया। वह हर तरह से उसके आराम का ख्याल रख रहा था। वैसे चुड़ैल, आज प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम आज भी प्यारे नहीं लग रहे। और ये चुड़ैल किसको कहा? मायनू ने गुस्से से पूछा। तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें ही कहा होगा।
जाहिर सी बात है। बुराक उसके गुस्से को इग्नोर किए बोलने लगा, तुम ना अपने काम से काम रखा करो, समझे? माहिनूर गुस्से से कहती हुई जाने लगी। और हाँ, मैं चुड़ैल नहीं, तुम जिन हो। जिन? बुराक उसके कहे अल्फाज दोहराते मुस्कुराने लगा। देखिए ज़ावियार भाई, हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए, वरना जूते के बिना घर जाएंगे। माहिनूर ज़ावियार को जूता दिखाते हुए वार्न करने लगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज़ावियार मेरे जूते पहन लेगा, वह वाले तुम लोग रख लो। मुस्तफ़ा ने उसके इरादे पर पानी फेरा। यह चीटिंग है, ऐसे थोड़ी होता है। हूर ने उन्हें रस्म की असूलियात दिलाए। मुस्तफ़ा ने एक बार फिर उसे देखा और नज़रें चुरा ली। वह बार बार अपनी नज़रें हूर के चेहरे से हटाना हटाना चाह रहा था, लेकिन नज़रों ने उसका साथ न दिया। तो फिर बताइए कितने पैसे चाहिए मेरी सालियों को? 3 लाख, माहनूर ने खुशी और जोश से बोला। 3 लाख? पता भी है 3 लाख में कितने जीरो आते हैं? चलो शाबाश, ये 100 रुपये लो और जगह खाली करो। बुराक ने 100 रुपये का नोट देते हुए कहा। 100 रुपये का क्या करेंगे हम, इसमें क्या आएगा? इसमें 10 कोकोमो आ जाएगी। बुराक ने उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते हुए बताया। वह तुम लेके खा लेना मेरी तरफ से, मायनूर ने गुस्से से घूरते हुए कहा। लाओ 200 रुपये, मैं खा लूंगा। बुराक ने भरपूर मुकाबला किया। अच्छा चलो 1000 रुपये ले लो, आधे आधे कर लेना, मुस्तफ़ा ने लालच देनी चाहिए। आप दे रहे हैं या नहीं हमें 3 लाख? हूर ने आखिरी बार मसनूई गुस्सा दिखाते हुए पूछा। अच्छा दे देते हैं, बुराक दे यार, मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए मुस्तफ़ा ने जावियार को कहा। अच्छा ले लो, यह हमारी भाभी के सर का सदका समझ लो, क्या याद रखोगी? बुराक सुल्तान और मुस्तफ़ा जैदी ने पैसे दिए थे। बुराक ने लिफाफा देते हुए एहसान किया। वह ज़ावियार के रूम में भारी लहंगा पहने बैठी थी। उसने नज़र कमरे की तरफ दौड़ाई जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर सेट थी। नज़र रूम की दीवार पर बने शेल्फ पर गई जहाँ ज़ावियार की बहुत सी ट्रॉफियाँ लाइन से सजी हुई थीं, जो कि उसके हर इम्तिहान में फ़तह की निशानियाँ थीं। बेड के ऊपर दीवार पर ज़ावियार की बड़ी सी तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी। ज़ावियार रूम में दाखिल हुआ। उसको अंदर आता देख सविश की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि उसने इस दिन का तसव्वुर हमेशा से सायम के साथ किया था। ज़ावियार उसके सामने आकर बैठा। आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद मैं इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जविश ने नजरें उठाकर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। हमारी शादी जिन हालात में हुई है तुम बेहतर जानते हो, और यह भी जानती हो कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई और शख्स था। मैं बचपन से सायम से बहुत अटैच थी और उसे पसंद करती थी, और फिर जिंदगी के इस मोड़ पर जहाँ एक अनचाहे शख्स को जिंदगी में शामिल कर दिया जाए तो आप नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती दाखिल हो गई हूँ। वह बिना किसी तासुर के बोले जा रही थी और ज़ावियार खामोशी से उसे सुन रहा था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे साथ एक पाक रिश्ते में जोड़ा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। हम दोनों इस रूम के बाहर सबके सामने एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। मैं तुम्हारी और अपने रिश्ते की इज्जत करूंगी, तुम्हें कभी किसी के सामने अपनी तरफ से शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, एक बार एतबार की ठोकर खा चुकी हूँ। अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश या जज्बा नहीं है सिवाय एहतराम के, जो मैं तुम्हें सबके सामने दूंगी। जविश तो टोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी, जबकि ज़ावियार को यह समझ आ चुकी थी कि वह उसकी ज़िंदगी में है लेकिन दिल में नहीं। वह उसे पाकर भी अधूरा था, लेकिन वह उस बात से मुतमईन था कि जविश उससे अलग होने का मुतालबा नहीं करेगी। और मोहब्बत का क्या है, जिस खुदा ने नसीब जोड़ा है वह दिल भी जोड़ देगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात और ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अभी तुम चेंज करके सो जाओ। वह जविश को कहते हुए बेड से उठकर अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया, जबकि जविश अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। ज़ावियार की आंख खुली तो जविश वहां नहीं थी। ड्रेसिंग रूम की लाइट ऑन थी, मतलब वह अंदर थी। ज़ावियार भी उठा और अलमारी से कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। ज़ावियार ब्लैक पैंट के ऊपर सी ग्रीन शर्ट पहने बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल संवारने लगा। नज़र ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से बाहर निकलती जविश पर गई, जिसने रेड कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कलर का काम हुआ था पहने बाहर आई। कानों में गोल्डन झुमके पहने हुए थे। रेडी हो तो चले नीचे, जफिश ने उसे देखते हुए पूछा। क्यों, आप मेरा वेट कर रही थी क्या? हाँ, अमूमन शादी के बाद ऐसा ही होता है, दोनों साथ ही नाश्ता करने निकलते हैं, और मैं लोगों को बातों का मौका नहीं देना चाहती। वह सवेरा और सफीना बेगम की बातें याद करते हुए बोली। जाविया समझ चुका था कि वह चाहे जितनी दुखी और नाखुश हो इस शादी से, लेकिन वह सबके सामने इस दुख को वाजे नहीं होने देगी। चले फिर, जाविया ने मुस्कुराहट से जवाब दिया और रूम का दरवाज़ा खोला। दोनों को सीढ़ियों से नीचे उतरता देख रिहाना बेगम की नज़र जविश पर गई। उसको बिल्कुल तैयार देखकर उन्हें सुकून सा महसूस हुआ। अस्सलामुअलैकुम। जविश के सलाम करने पर सबने जवाब दिया सिवाय सफीना बेगम के, और इस बात को नाश्ते की टेबल पर बैठे सब अफराद महसूस कर चुके थे। जविश बिना कुछ बोले प्लेट में नाश्ता रखे चाय कप में डालने लगी। रिहाना बेगम ने यह सब देखते हुए सफीना बेगम की तरफ देखा, जो जविश को देखते हुए इस्तहसानिया हंसी
और इस हंसी का मतलब रिहाना बेगम समझ चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी कि पुप्पो पुराने ख्यालात वाली हैं। उनके मुताबिक लड़की को पहले नाश्ता शौहर को देना चाहिए और फिर खुद खाना चाहिए। सफीना बेगम की हंसी तब गायब हुई जब सविश ने चाय का कप और नाश्ता पहले जावियार के सामने रखा। "यह लें, और कुछ चाहिए?" सविश ने नॉर्मल लहजे में जावियार के सामने नाश्ता रखते हुए पूछा। "नहीं, तुम करो नाश्ता।" यह सब देखने के बाद रिहाना बेगम की दिली खुशी और सुकून हुआ। सिल्वर पाँव तक छूती फ्रॉक के साथ हमरंग हिजाब के साथ दुपट्टा सलीके से सेट किया हुआ था। ज्वेलरी और मेकअप किए जावियार के हाथ में हाथ दिए मैरिज लॉन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। जहां सब लोग उसे हसीन जोड़े की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लड़कियां जविश के नसीब पर रश्क कर रही थीं और नजरें उस नीले रंग की आंखों वाले शहजादे पर थीं जिसकी आंखों में अलग ही चमक थी। जावियार जविश का हाथ पकड़े स्टेज पर ले गया और उसे सोफे पर बिठाने के बाद झुककर उसका फ्रॉक सही करने लगा। "यह क्या कर रही हो?" जविश ने इर्द गिर्द देखने के बाद गड़बड़ा कर पूछा। "अपनी बीवी का फ्रॉक सेट कर रहा हूँ।" जावियार ने सीधे होते हुए जविश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। "आपको कुछ चाहिए?" हूर ने अपने पीछे खड़े मुस्तफ़ा को देखते हुए पूछा। "हाँ, चाहिए।" मुस्तफ़ा ने भरपूर निगाह उसके चेहरे पर दौड़ाकर आंखों में देखते हुए जवाब दिया। "क्या चाहिए?" वह एक पानी का ग्लास, कुछ समझ न आने पर सामने पड़ा ग्लास को देखकर बोला। "पानी का ग्लास? जी, यह लें।" हूर पानी का ग्लास उसको देते हुए वहां से गुजर गई, जबकि वह हसरत भरी निगाहों से उसको जाता देख रहा था। "यह क्या कर दिया तुमने चूटी? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए।" "मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से टकरा गई। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं ये बताती चलूँ कि यह तेजाब नहीं, पानी गिरा है, जो कि थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो इतने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें।" "हाँ, तो जब तक सूख नहीं जाता तब तक तो गंदे लगेंगे ना। और लोग क्या कहेंगे, बुराक सुल्तान गीले कपड़े पहन कर आया है।" "लोगों के पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि वह तुम्हें देखें।" माहिनूर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। "तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियां देखती हैं?" बुराक ने जल्दी से लापरवाही में जवाब दिया। "अंधी हैं वह सब जो देखती हैं तुम्हें।" "अंधी? अंधी वह नहीं, तुम हो जो देखती नहीं हो।" बुराक ने नज़र उसके चेहरे पर टिकाए जवाब दिया। "तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो।" माहिनूर को जैसे गुस्सा आ गया। वह कहते हुए वहां से गुजर गई और बुराक हर बार की तरह उसकी पुश्त को देखते मुस्कुरा रहा था। "उठ गई मेरी बेटी?" रेहाना बेगम ने मोहब्बत से जबिश को देखते हुए पूछा। "जी आंटी, वह थक गई थी रात में, इसलिए लेट आँख खुली।" "कोई बात नहीं, तुम आराम से उठा करो और मुझे आंटी नहीं अम्मी कह के बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा।" "ओके आंटी।" "सॉरी अम्मी।" "अरे भाई, सास बहू की क्या बातें हो रही हैं?" मेहताब साहब ने टेबल पर बैठते हुए पूछा। "कुछ नहीं अंकल, वह मैं और अम्मी ऐसे ही बातें कर रहे थे।" "अरे, यह तो गलत बात है भाई, हमें अंकल और उन्हें अम्मी कहा जा रहा है।" मेहताब साहब ने मसनूई नाराज़गी से शिकवा किया। "तो आपको मैं क्या कहूँ?" जफिश ने मासूमियत से पूछा। "क्या मतलब है मैं आपको क्या कहूँ? आप भी मेरी बेटी हैं, तो वही कहें जो इस घर के बाकी बच्चे कहते हैं।" मेहताब साहब ने उसकी परेशानी हल की। "डैड।" जविश की आंखों की नमी जविश ने आंखों की नमी छुपाई और मुस्कुरा दी। वह उन दोनों को देखते हुए सोचने लगी, कभी कभी गैरों से भी कितनी मोहब्बत मिल जाती है, और कभी कभी हमारे किरदार को दागदार बनाने के लिए मौका ढूंढते हैं। "हेलो चूटी।" "मेरा नाम चूटी नहीं, मायनूर सुल्तान है, समझे?" "लगती तो चूटी की तरह हो।" बुराक ने अपनी हंसी कंट्रोल करनी चाहिए। "तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, जब देखो घूम रहे होते हो?" मायनूर ने तंग होते हुए पूछा। "काम तो बहुत है, लेकिन अभी फ्री पीरियड है, तो सोचा तुमसे ही बात कर ली जाए, कहीं मुझे याद न कर रही हो। तुम्हारी खुशफहमियां ही हैं कि मैं तुम्हें याद करूंगी। कितनी हसीन खुशफहमियां है ना। तुमने मुझे बिला वजह तंग करना अपना मकसद बना रखा है ना?" वो गुस्से से तेवर चढ़ाए बोली। "कितना दिलकश मकसद है ना?" बुराक उसके चेहरे को देखते हुए तबस्सुम से बोला। "हेलो बुराक, क्या तुम फ्री हो?" बुराक के साइड से आती लड़की की आवाज़ पर महनूर ने उस लड़की को देखा जिसने चुस्त पैंट के ऊपर टॉप पहना हुआ था। बालों को स्ट्रेट किए कंधों पर खुले छोड़ते हुए वह लड़की सरापाए हुस्न बनी हुई थी। "नहीं, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ।" बुराक का लहजा एकदम संजीदा हुआ। "लेकिन तुम तो यहाँ बैठे बातों में लगे हुए हो।" लड़की ने माहिनूर का हवाला देते हुए कहा। "मेरी यह बातें इस वक्त मेरे लिए किसी भी काम से ज़रूरी है, और अब डिस्टर्ब न करना।" बुराक रौबदार लहजे में कहता हुआ माहिनूर की तरफ मुतवज्जह हुआ। "तुम्हें पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए क्या चूटी?" वह मुस्कुराती आंखों के साथ पूछने लगा, और लहजा भी पहले से काफ़ी नॉर्मल था। "बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मेरा सब्जेक्ट आता है।" "क्या मतलब आते हैं, या पढ़ कर ही आगे आया हूँ?" "क्या मतलब?" माहिनूर को उसकी यह कही बात समझ ना आई। "तुम्हारा सीनियर हूँ मैं चूटी।" "सीनियर?" माहिनूर को यह बात वाकई हैरान कुन लगी। "हैरान होना तो बनता है तुम्हारा, इतना हैंडसम सीनियर मिला है तुम्हें।" और शौक लहजे में बोला। "अच्छा सीनियर, अभी गायब हो, मेरी क्लास का टाइम हो गया है।" वह उसकी बात का जवाब दिए बिना अपना बैग उठाए क्लास की तरफ चल दी। "यार जबीश, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है?" रूम में आते ही जावियार ने कहा। फ़ोन पर फातिमा का नाम देखकर उसने कॉल उठाई। "कैसी हो यार?" फ़ोन से फातिमा की आवाज़ आई।
मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, फातिमा ने खुशी से बताया। अच्छा, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? पूछते ही जविश की आवाज़ मध्यम हुई, जैसे ज़ावियार महसूस कर चुका था। वह तो बहुत अच्छी जा रही है और नया सेमेस्टर शुरू हुआ है। तुम्हारे बिना अकेला महसूस करती हूँ मैं। अच्छा, और बताओ घर में कैसे हैं सब? और इस तरह वह दोनों काफ़ी देर बातें करती रहीं। बुराक, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? खाने की टेबल पर बैठे मेहताब साहब ने पूछा। बस बाबा, कुछ महीनों में। आयशे बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? अब की बार वह अपनी बेटी से मुखातिब हुए। सही जा रही है बाबा। मेरी बेटी ने एक बड़ी वकील बनना है आगे जाके, इसलिए मेहनत से पढ़ाई करे। यह बातें सुनते हुए जविश का दिल चाहा वह रो ले, क्योंकि उसका भी तो ख्वाब था एक कामयाब रेडियोलॉजिस्ट बनने का। और हमारी दूसरी बेटी क्या पढ़ रही है? मेहताब साहब अब की बार जविश से मुखातिब हुए। मैं जविश ने हैरानगी से अपनी तरफ इशारा करते हुए नजरें उठाकर मेहताब साहब और फिर जावियार को देखा, जो कि उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जी बेटा, आप? मेहताब साहब को उसकी हैरानगी की वजह समझ नहीं आई। मैं रेडियोलॉजी कर रही थी, जविश ने थके अंदाज में बताया, जैसे बताने का कोई फायदा ना हो। उसको कौन सा पढ़ने की इजाज़त मिल जानी है? तो आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? मेहताब साहब के सवाल पर जविश की वाकई हैरानगी हुई। क्या मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? वह बेयकीनी की कैफियत में थी। हाँ, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? शुक्रिया डैड। इजाज़त मिलने की देर थी कि जविश के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट ने जगह ले ली, जिसे नाश्ते की टेबल पर बैठे सब अफराद ने महसूस किया था। ज़ाफ़ियान ने पहली बार उसे खुश देखा था। मेहताब साहब ने अपनी बेटी को देखा, जो उन्हें मुस्कुराती आंखों से देख रहा था।